हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट द विषय गुप्ता। तो गाइस वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक वीडियो को देखिएगा। इसमें सब चीज़ें बताई गई हैं, बहुत अच्छे से आपको समझाया गया है, तो आप इसको पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। जो भी आपको डाउट आता है, कोई इसमें अगर सजेशन है, फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब पे। और टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिए। फ्री टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। सारे अपडेट्स वहीं पे आते हैं, सब चीज़ें वहीं पे मिलती हैं, तो उसको ज्वाइन करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी डाउट है, कोई भी फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेट्स क्रैक इट का ये चैनल जो यूट्यूब पे है, उसको जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ से सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा और यहाँ से सब्सक्रिप्शन के बाद ऑल का बटन भी दबा दीजिएगा, जिससे कि सभी नोटिफिकेशंस आपको रेगुलर बेसिस पे मिलते रहें। ये वाला जो टेलीग्राम चैनल है, इसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ये टेलीग्राम चैनल आपको सर्च करने में मिल जाएगा। जैसे ही आप ये लिखेंगे लेट्स क्रैक इट द विषय गुप्ता बिना किसी स्पेस के, तो ये चैनल आ जाएगा और इस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका लेट्स क्रैक इट विद विषय गुप्ता की यूट्यूब चैनल पर। और हम पढ़ रहे हैं 21 नवंबर की करंट अफेयर्स। बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है गाइस, इनको आप डेली बेसिस पे कवर करते रहिएगा। कोई भी आपका डाउट आता है, फीडबैक है, सेशन है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। यूपीएससी हो, चाहे उत्तराखंड पीसीएस हो, चाहे यूपी पीसीएस हो, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, बिहार पीसीएस की, झारखंड पीसीएस की, सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं। तो इनको आप डेली बेसिस पे जरूर से जरूर कवर करते रहिएगा। साथ साथ बताना चाहूँगा गाइस कि कनिष्ठ सहायक एग्जाम के लिए और आरओ सचिवालय के लिए फुल प्रिपरेशन बैच चल रहा है। तो ये दोनों प्राइम बैचेस चल रहे हैं इस टाइम पे। पूरी तैयारी करवाई जा रही है इसमें कनिष्ठ सहायक एग्जाम की और आरओ सचिवालय के एग्जाम की। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इन करंट अफेयर्स की पीडीएफ को रेगुलर बेसिस पे ले सकते हैं। डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस चल रही है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। इन सबको ज्वाइन करने के लिए 7665804421 पर कॉल या मैसेज जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले न्यूज़ आ रही है GS2 से। तो GS2 से न्यूज़ आ रही है प्रिजन्स और प्रिजनर्स के ऊपर, यानी कि जेल और कैदी के ऊपर। तो देखिए, जेल और कैदी का जो मुद्दा है भारत में कई सारी तरह से बढ़ता जा रहा है। पिछले दिनों हम रिपोर्ट देख रहे थे कि जो कैदी हैं वो इतने ज़्यादा हो गए हैं कि 170% की जो जेल की कैपेसिटी है उससे ज़्यादा हो गए हैं। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने भी इसके बारे में कहा है कि ये कैसा विकास है जहाँ पे हम नई जेल बनाने की बात कर रहे हैं। उनका कहना ये है कि जेल खाली होनी चाहिए, ना कि हमें जेल और ज़्यादा बनाना चाहिए। तो ऐसे कई मुद्दों पे बातचीत चल रही है। अब इसमें देखते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा है जेल और कैदी पे, प्रिजन्स पे और प्रिजनर्स पे। तो प्रिजन एक्ट है 1894 का और प्रिजनर्स एक्ट है 1900 का। डिड नॉट कंटेन एनी स्पेसिफिक प्रोविजंस पर्टेनिंग टू पैरोल एंड और फर्लो। अब देखिए, एक पैरोल होता है और एक फर्लो होता है। अब ये क्या चीज़ होती है इसको समझते हैं। पैरोल का मतलब होता है कि आपको कुछ समय के लिए, एक साल में कुछ समय के लिए आपको जेल से रिहा किया जाता है, एक कंडीशन पे कि आप कुछ टाइम बाद आके वापस से जेल में या नियर बाई जो आपका पुलिस स्टेशन होगा वहाँ पे हर रोज़ या हर हफ्ते आपको जाके वहाँ पे साइन करने पड़ेंगे, यानी कि आप कहीं देश से बाहर नहीं जा सकते भागकर। और फर्लो का मतलब ये होता है कि इसमें आपको कुछ लंबे समय के लिए आपको जेल से बाहर निकाला जाता है, इस वजह से क्योंकि आपका जो चरित्र था, आपका जो कैरेक्टर था जेल में रहते हुए बहुत अच्छा रहा, यानी कि आपने बहुत अच्छे से वहाँ पे निभाया जेल के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, पीसफुली आप वहाँ पे रहे, शांतिपूर्वक रहे। तो इस चीज़ से खुश होकर जो जेल अथॉरिटीज़ होती हैं वो एक कैदी को कुछ समय के लिए जेल से बाहर जाने का मौका देती हैं। सेक्शन 59 जो है प्रिजन्स एक्ट का, एम्पावर करता है सभी राज्यों को कि वो रूल बना सकते हैं फॉर द शॉर्टनिंग ऑफ सेंटेंसेस एंड फॉर रिवार्ड्स फॉर गुड कंडक्ट। अब मान लेते हैं कि जो जेल के लिए टर्म मिला है, यानी कि सेंटेंसिंग जो हुई है कोर्ट की तरफ से, मान लेते हैं कोर्ट ने किसी को 10 साल की सज़ा दी है, तो अगर वहाँ पर उस पर्सन ने, किसी पर्सन ने बहुत अच्छा कंडक्ट दिखाया है, तो सेक्शन 59 जो प्रिजन एक्ट का सेक्शन 59 है उसके तहत ताकत है राज्य के पास कि वो उस कैदी की सज़ा को थोड़ी सी कम कर सकता है। सिंस प्रिजन्स रिफॉर्मेटरीज फॉल इन द स्टेट लिस्ट। अब देखिए, जो जेल है, पुलिस है, ये सब किसके अंदर आता है? स्टेट लिस्ट में आता है, राज्य सूची में आता है। तो जो जेल है, ये वाला जो कॉलम है वो भी स्टेट लिस्ट में आता है। तो ये 7 शेड्यूल जो है संविधान का, तो जब ये स्टेट के पास आता है तो ये स्टेट के पास एक पावर आ जाती है स्टेट के पास कि वो प्रिजन्स के ऊपर कुछ भी कानून बना सकता है। आर वेल विद इन देयर रीच टू लेजिस्लेट ऑन इशूज रिलेटेड टू प्रिजन्स। तो प्रिजन्स के ऊपर कानून बनाए जा सकते हैं। फर्लो इज कंसिडर्ड एज एन इंसेंटिव फॉर गुड कंडक्ट। अब फर्लो क्या है? फर्लो को मतलब जेल में अगर कोई अच्छा आचरण रखता है तो अच्छे आचरण के लिए प्रोत्साहन के रूप में माना जाता है। एंड इज काउंटेड एज अ सेंटेंस सर्व्ड। पैरोल और लीव इज मोस्टली अ सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस। अब देखिए, इसमें फर्लो के दौरान अगर आप बाहर भी रहते हैं जेल से, तो ये माना जाता है कि वो जेल में रहने का समय ही काउंट होता है फर्लो के अंदर। मान लेते हैं अगर आप 20 दिन जेल से बाहर रह रहे हैं, तो आपकी जो जेल की जो आपकी
समय दिया है आपको कि आपको 5 साल रहना है, 10 साल रहना है, तो वो 20 दिन उस बाहर रहते हुए भी जेल के समय से कटेंगे। लेकिन अगर आपको पैरोल पे भेजा गया है या लीव पे भेजा गया है जेल से, तो आपका सेंटेंस का पीरियड कम नहीं होगा। तो यहाँ पे एक पनिशमेंट के रूप में ही है, पैरोल पे तो आप जा रहे हैं बाहर, लेकिन आपको कोई भी उसका बेनिफिट नहीं मिल रहा है। इमरजेंसी पैरोल और लीव इज़ ग्रांटेड फॉर स्पेसिफाइड इमरजेंसीज। अब बहुत ही इमरजेंसी में पैरोल भी दी जाती है कैदियों को, पैरोल के बाद बाहर भी भेजा जाता है, लीव पे भी भेजा जाता है बहुत इमरजेंसी में, जैसे कि उनके घरों के अंदर किसी की डेथ हो जाती है, कोई बहुत ज़्यादा बीमार है, या कोई शादी है किसी के परिवार में, किसी कैदी के परिवार में, तो वहाँ पे उसको ये थोड़ी सी सहूलियत जो कानून है वो देता है। वाइल मोस्ट स्टेट्स कंसिडर ओनली क्लोज रिलेटिव्स, कई सारे स्टेट्स ऐसे हैं जो सिर्फ क्लोज रिलेटिव हैं, जैसे कि उसकी खुद की पत्नी है या पति है, पेरेंट्स हैं, माँ बाप हैं, बेटा है, बेटी है, भाई बहन, ये क्लोज फैमिली मेम्बर होते हैं। केरला के अंदर अगर हम देखें तो 24 रिलेटिव्स की लिस्ट है कि जब अगर किसी केस में डेथ हो जाती है उन 24 रिलेटिव्स में से, तो वो पर्सन पैरोल पे जा सकता है। और मैरिज के केस में 10 केसेस है कि 10 लोगों की अगर उन 10 में से किसी की शादी होती है तो वो पर्सन जा सकता है। तो अलग अलग राज्यों की अलग अलग लिस्ट है। इसमें अगर केरला की देखें तो केरला में एक में 24 पर्सन है डेथ वाले में, और मैरिज वाले में 10 लोग हैं। 2 रेगुलर पैरोल और लीव इज़ ग्रांटेड आफ्टर सर्विंग मिनिमम सेंटेंस। अब देखिए यहाँ पे भी डिपेंड करता है कि ऐसा नहीं है कि कोई पर्सन जेल में गया और 2 महीने बाद या 1 महीने बाद ही कहने लगे कि मुझे पैरोल पे भेज दिया जाए, ऐसा नहीं होगा। तो अलग अलग राज्यों ने इसकी भी अलग अलग सीमा रख रखी है। किसी राज्य ने 1 साल कर रखा है, किसी राज्य ने 4 साल किए हुए हैं कि कम से कम 4 साल जब वो जेल में रह लेगा उसके बाद उसे पैरोल पे आगे बाहर भेजा जा सकता है। सम स्टेट्स इंक्लूड अदर फेमिलियल एंड सोशल ऑब्लिगेशन, जैसे कि सोइंग और हार्वेस्टिंग ऑफ एग्रीकल्चर क्रॉप्स। अब कुछ परिवारों में ये भी होता है कि वहाँ पर मान लेते हैं वही पर्सन ऐसा था कि जो क्या कर सकता था, जो खेती करता था, तो किसी टाइम पे मान लेते हैं फसल बोनी है या फसल काटनी है, तो उस टाइम पे भी उसको बाहर भेजा जाता है। घर में कुछ बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम करना है रिपेयरमेंट का, तो वो उसके लिए भेजा जा सकता है। या फैमिली में कोई डिस्प्यूट हो गया है तो उसको सेटल करवाने के लिए भी, उसको संभलवाने के लिए भी उसको भेजा जा सकता है। केरला में अगर हम देखें तो कन्विक्ट बिकम्स एलिजिबल फॉर ऑर्डिनरी लीव आफ्टर सर्विंग 1/3 ऑफ अ ईयर इन प्रिजन इफ ही सेंटेंस्ड फॉर 1 ईयर। यानी कि उसको अगर 1 साल की सज़ा हुई है तो अगर 1/3 टाइम उसने कैद में बिता लिया है, यानी कि 4 महीने उसने कैद में बिता लिए हैं, तो उसको पैरोल पर भेजा जा सकता है। हरियाणा के अंदर देखें तो हरियाणा में बहुत जो हार्डकोर प्रिजनर्स हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा जो कट्टर कैदी हैं, उनकी बहुत लंबी लिस्ट है जिनको किसी भी हाल में पैरोल नहीं मिलेगी एक्सेप्ट ऑन कस्टडी पैरोल। कस्टडी पैरोल का मतलब क्या होता है कि जब वो पर्सन को अगर शादी में भेजा भी जा रहा है, किसी की डेथ में भेजा भी जा रहा है, तो वो अकेला नहीं जाएगा, उसके साथ हमेशा 3-4 पुलिस वाले होंगे, पुलिस वाले ही उसको लेके जाएंगे, पुलिस वाले ही उसको लेके आएंगे। तो ये चीज़ है, इसको बोलते हैं कस्टडी पैरोल। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, केरला, वेस्ट बंगाल वो हैबिचुअल क्रिमिनल्स हैं, जो यानी कि जो बहुत ज़्यादा अभ्यस्त अपराधी हो चुके हैं, दोषी हैं, उनको वो भेजता ही नहीं है। हुआ डेंजरस टू सोसाइटी, यानी कि जो सोसाइटी के लिए हानिकारक लोग हो सकते हैं, उनको वेस्ट बंगाल की पुलिस हुई, आंध्र प्रदेश की हुई, महाराष्ट्र की हुई, केरला की हुई, वो बाहर निकालते ही नहीं है जेल से। अंडर सेक्शन 392 to 402 ऑफ द IPC कुछ स्टेट्स जो हैं डू नॉट इम्पोज सच कंडीशंस। कुछ स्टेट्स ऐसी कंडीशंस इम्पोज नहीं करते हैं, कुछ करते हैं। तो बेसिकली आपको प्रिजन्स एक्ट और जो प्रिजनर एक्ट है उसके बारे में पता होना चाहिए। 1894 का एक एक्ट है और एक 1900 का एक्ट है। दोनों के दोनों एक्ट अंग्रेजों के समय के हैं, जिस टाइम पे ब्रिटिशर्स राज करते थे भारत में, उन्होंने बनाए थे। नेक्स्ट आता है फंड्स फ्रॉम यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस टू बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। भारत के अंदर एक FCRA है, यानी कि फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन यानी कि विदेशी योगदान विनियम अधिनियम। ये 2010 में एक्ट बनाया गया था FCRA का। इसके तहत मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को, गृह मंत्रालय को भारत के ये बताना पड़ता है किसी भी NGO को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, कि अगर वो बाहर से उसके पास पैसा आ रहा है, विदेश से उसके पास पैसा आ रहा है, तो वो कितना पैसा आ रहा है, क्यों पैसा आ रहा है, सब चीज़ें गृह मंत्रालय को बतानी पड़ती हैं। तो अब ये कहा जा रहा है कि अगर कोई यूनाइटेड नेशन की ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस की तहत जो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अगर वो कोई ऑर्गेनाइजेशन पैसा देती है भारत में किसी को, तो वो FCRA के अंडर नहीं आएगा। तो 117 नंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन बॉडीज़, अब देखिए यूनाइटेड नेशन की कितनी बॉडीज़ हैं, 117 हैं। तो और जो दूसरी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अगर वो कंट्रीब्यूट करती हैं इंडियन एंटिटीज़ को, यानी कि भारत में जो NGOs हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, फंड्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको अगर कंट्रीब्यूट करती हैं, तो वो जो स्ट्रिंजेंट FCRA है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010,
जिसको यूनियन होम मिनिस्ट्री देखती है, गृह मंत्रालय देखता है केंद्र का, वो इसके अंदर FCRA के अंदर नहीं आएंगी। इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस रिसीविंग फॉरेन फंड्स शुड मैंडेटोरिली बी रजिस्टर्ड अंडर दी FCRA, यानी कि भारत की कोई भी ऐसी संस्था जिसमें विदेश से पैसा आ रहा है, विदेशी कंपनीज, विदेशी लोग, विदेशी सरकार उसमें पैसे इन्वेस्ट कर रही है, वो सभी के सभी FCRA के अंडर आती हैं और उनको FCRA के अंडर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी है। इसके बिना वो पैसा बाहर से नहीं ले सकती। नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की जो मीटिंग है वो शुरू हो गई है। डायरेक्टर जनरल ने कहा है कि सभी लोगों के लिए सोशल सिक्योरिटी होनी चाहिए, सामाजिक सुरक्षा होनी चाहिए। तो इंटीग्रेटेड पॉलिसी एजेंडा फॉर अ ह्यूमन सेंटर्ड रिकवरी। ह्यूमन सेंटर्ड का मतलब क्या हुआ कि मानव केंद्रित एक हमें पुनर्प्राप्ति के लिए क्या करना है, एकीकृत नीति एजेंडा को करना है, जो कि अपने आप में क्या हो, इंक्लूसिव हो यानी कि समावेशी हो, सस्टेनेबल हो यानी कि टिकाऊ हो, और रिजिलियंट हो यानी कि लचीला हो। ये थीम है, यानी कि ये थीम भी रही है किसकी, 17वें एशिया एंड द पैसिफिक रीजनल मीटिंग की, जो किसकी हुई है, ILO की हुई है। इस टाइम पे ILO के डायरेक्टर कौन है, ILO के जो डायरेक्टर जनरल है वो है गिलबर्ट F. होंगबो। ये आपको नाम पता होना चाहिए, पूछा सकता है आपसे कि ILO के DG कौन है, तो वो गिलबर्ट है। नेपाल में हाल ही में इलेक्शन हुए हैं और वहाँ पे जो नेपाली कांग्रेस है, यानी कि नेपाल में जो कांग्रेस पार्टी है नेपाल की, वो लार्जेस्ट पार्टी चुनकर आई है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा वोट्स उसी को मिले हैं। तो प्राइम मिनिस्टर शेर बहादुर देउबा की जो नेपाली कांग्रेस है इमर्ज्ड एज द लार्जेस्ट पार्टी बाय विनिंग 57 सीट्स। तो लार्जेस्ट पार्टी चुनी गई है, 57 सीट्स उसको मिली है नेपाल की पार्लियामेंट्री इलेक्शन में। 275 मेंबर हाउस है, जिसमें से कि 165 लोग तो चुने जाते हैं डायरेक्ट वोटिंग से, जबकि 110 जो है वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू आते हैं। तो जो डायरेक्ट इलेक्शन होता है वो कितने लोगों के लिए होता है, वो 165 लोगों के लिए होता है। और एक पार्टी को मेजोरिटी बनाने के लिए कितनी सीटें चाहिए, 138 सीटें चाहिए 275 मेंबर के हाउस में। तो हमें ये पता होना चाहिए कि नेपाल के अंदर 275 में से 165 चुने जाएंगे डायरेक्ट वोटिंग से, 110 प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से, और 275 में से 138 सीटें ऐसी हैं, अगर आपने 138 सीटें जीती या 138 से ऊपर सीटें आई तभी जाकर आप सरकार बना सकते हैं। इसके अंदर, नेपाल के अंदर। नेक्स्ट आता है अकॉर्डिंग टू नेपाल इलेक्शन कमीशन, नेपाली कांग्रेस ने 57 सीट्स जीती हैं डायरेक्ट वोटिंग के तहत। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल जो है उसने 44 सीट्स जीती हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल माओइस्ट सेंटर और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल यूनिफाइड सोशलिस्ट ने 18 और 10 सीटें जीती हैं। भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो कि अजीत डोवाल हैं, उनका कहना ये है कि टेरर फाइनेंसिंग को कर्ब करना अफगानिस्तान में वो ही इस रीजन की, इस पूरे क्षेत्र की सिक्योरिटी के लिए, शांति के लिए ज़रूरी है। अगर अफगानिस्तान के अंदर जो टेरर फाइनेंसिंग हो रही है वो नहीं होगी, आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए जो पैसा जा रहा है वो नहीं जाएगा, तभी इस पूरे क्षेत्र में जो साउथ एशिया का जो क्षेत्र है उसके अंदर सुख शांति आ पाएगी। तो कर्बिंग टेररिज्म यानी कि हमें जो आतंकवाद है उसको ख़त्म करना है, और टेररिस्ट फाइनेंसिंग और आतंकवाद के लिए जो पैसा जा रहा है उस पर भी रोकथाम लगानी है अफ़गानिस्तान के अंदर, और ट्रेड का, व्यापार का इस्तेमाल करना है, कनेक्टिविटी रूट्स का इस्तेमाल करना है ईरान के साथ मिलकर। यही अपने आप में की हैं कि जिसके वजह से रीजनल सिक्योरिटी यानी कि जो इस क्षेत्र की जो सिक्योरिटी है उसमें बहाल कुछ आ पाएगा। ये भारत के NSA अजीत डोवाल का कहना है। द डे लॉन्ग मीटिंग विच वॉज द आउटकम ऑफ द इंडिया सेंट्रल एशिया वर्चुअल समिट। तो एक भारत और सेंट्रल एशिया का वर्चुअल समिट हुआ है, जनवरी में इस साल हुआ था, जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने होस्ट किया था कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान के लीडर्स को। आप इन 5 देशों की क्या कैपिटल्स हैं उनको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सवाल पूछ लिया जाएगा कि एक तरफ 4 या 5 देश दे देंगे, दूसरी तरफ उनकी कैपिटल्स दे देंगे और आपसे मिलान करवा लेंगे, मैच द फॉलोइंग करवा लेंगे। तो यहाँ पे स्टेट मान लेते हैं, यहाँ पे मैं कंट्रीज़ लिख देता हूँ और यहाँ पे कैपिटल्स लिख देते हैं, तो उनकी आपको मैचिंग करवा दी जाएगी एग्जाम के अंदर। इसलिए हर कंट्री की कैपिटल क्या है सेंट्रल एशिया के, वो जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये कन्फ्यूजन करता है। अगर कन्फ्यूजन करता है तभी एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि कजाकिस्तान की क्या कैपिटल है, किर्गिस्तान की क्या है, तुर्कमेनिस्तान की क्या है, तजिकिस्तान की और उज्बेकिस्तान की क्या है। नेक्स्ट आता है भारत और जर्मनी के ऊपर बात करते हैं। तो कुछ इंटरनेशनल रिलेशन से न्यूज़ है आज के न्यूज़पेपर में, तो देखते हैं इंडिया और जर्मनी का क्या कहता है कि जो साल रहा है 2022 का, वो हाई लेवल एंगेजमेंट रही है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बीच में और जर्मनी के बीच में, क्योंकि इस दौरान साल 2022 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जर्मनी 2 बार विजिट करके आए हैं। एक तो उन्होंने इंडिया जर्मनी का इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशन
हेल्ड किया है, जो वहाँ के चांसलर हैं ओलाफ शोल्ज, उनके साथ बर्लिन में। और फिर G7 आउटरीच समिट भी हुआ था बावरिया में। लीडर्स ऑल्सो मेट एट द G20 समिट इन बाली। अभी इंडोनेशिया के बाली में भी G20 समिट में ये मिले हैं। 2023 में शोल्ज इज एक्सपेक्टेड टू बी इन दिल्ली। 2023 में उम्मीद करते हैं कि शोल्ज दिल्ली आएंगे, क्योंकि भारत में 2023 में समिट होने जा रहा है G20 का। और पहले तो स्प्रिंग में आएंगे, यानी कि अभी मार्च अप्रैल के महीने में, और फिर सितंबर में आएंगे जब G20 का समिट होगा भारत में। ऑन द मल्टीलेटरल स्टेज मिस बेयरबॉक एक लीडर हैं जर्मन अलायंस 90/ग्रीन पार्टी की। उनका कहना यह है कि क्लाइमेट चेंज एन इम्पॉर्टेंट इशू, जहाँ पे नई दिल्ली और बर्लिन यानी कि जर्मनी कोऑपरेट कर सकती है G20 में, जो कि इस टाइम पे भारत की प्रेसिडेंसी के अंडर है। यानी कि क्लाइमेट चेंज के ऊपर भी बात करने की बात की है, क्योंकि जर्मनी बहुत ज़्यादा बहुत हद तक काम कर रहा है क्लाइमेट चेंज पे, इन्वायरमेंटल इश्यूज़ पे बहुत ज़्यादा काम कर रहा है जर्मनी। तो जर्मनी के अंदर काफ़ी सारी इनोवेशंस भी चल रही हैं, इसीलिए उन वहाँ के जो लीडर्स हैं वो कह रहे हैं कि भारत और जर्मनी आपस में कोलैबोरेशन करके काम भी कर सकते हैं। रशिया और यूक्रेन के युद्ध के बाद एक अच्छी न्यूज़ थोड़ी सी ये आई है यूक्रेन से, कि यूक्रेन से जो अनाज है, जो कि ग्रेनरी में काउंट होता है, कि दुनिया भर में अनाज भेजा करता था यूक्रेन और रशिया दोनों, और अफ्रीका के कई देश तो यूक्रेन के अनाज पे ही डिपेंड करते थे। तो यूक्रेन का अनाज ईस्ट अफ्रीका में के देशों में पहुंचा है। वर्स्ट ड्रॉट इन डेकेड्स, बहुत ज़बरदस्त सूखा पड़ा है अफ्रीका के देशों में। वहाँ पे बिल्कुल फसल चौपट हो गई है, कोई फसल नहीं हुई है वहाँ पे। और यूक्रेन का इस टाइम पे वहाँ पे अनाज पहुँचना अपने आप में एक राहत की बात है। तो 25,000 टन पहला ग्रेन का शिपमेंट पहुँचा है यूक्रेन का जिबूती में, जिससे कि इथियोपिया के अंदर डिलीवरी हो सके उसकी, क्योंकि वहाँ पे रीजन का वर्स्ट ड्रॉट पड़ा है डेकेड्स के अंदर, यानी कई दशकों में इतना भयानक सूखा कभी नहीं पड़ा जितना इस बार पड़ा है। एक सेकंड शिप 30,000 टन के साथ विल हेड टू इथियोपिया नेक्स्ट वीक, वाइल अ थर्ड वेसल इज बिंग लोडेड विद 25,000 टन्स ऑफ व्हीट फॉर सोमालिया। तो यानी कि इथियोपिया हो, सोमालिया हो या जिबूती हो, साथ में एरिट्रिया भी आप मान सकते हैं, इन सब के लिए अनाज आ रहा है यूक्रेन से। कि यूक्रेन में अनाज होता था, लेकिन वो युद्ध के समय, युद्ध के दौरान वहाँ पे खेती नहीं हो पाई, या लोगों को इतना ध्यान नहीं रहा पाया कि वहाँ पे कि वो खेती कर सकें, और उसके वजह से हम देख सकते हैं कि अफ्रीका के देशों को उसका भुगतान करना पड़ रहा है। नेक्स्ट आता है यूरोप का कुछ कंसर्न है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी कि अमेरिका ने एक अपना लॉ निकाला है IRA का। तो ये IRA क्या है, ये क्या कानून बनाया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने, इसको पढ़ते हैं, समझते हैं, और यूरोप को इसमें क्या दिक्कतें हैं। फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ड्यूरिंग हिज 2-day विजिट टू द US क्वेश्चन जो बाइडेन। तो जो बाइडेन है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उनसे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन का कहना ये है कि अबाउट क्लीन एनर्जी सब्सिडीज़ इन द न्यू इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट। तो यूनाइटेड स्टेट्स ने, क्योंकि इन्फ्लेशन जो मुद्रास्फीति दर है वो बढ़ता जा रहा है, इस वजह से एक मुद्रास्फीति दर में कमी लाने के लिए एक एक्ट लाया गया जिसका नाम दिया गया इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट। जो यूरोपियन कंट्रीज़ ये मानते हैं कि वो कंपनीज़ जो अमेरिका की नहीं हैं, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की कंपनीज़ नहीं है, मान लेते हैं यूरोप की कंपनी है किसी देश की, और वो USA में काम कर रही हैं, तो उनके खिलाफ कैसा व्यवहार किया जाएगा, भेदभाव वाला व्यवहार किया जाएगा, डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर किया जाएगा। तो यूनाइटेड स्टेट्स का IRA क्या है, अगर हम देखें तो 16 अगस्त को इसको लॉ में साइन किया गया। IRA अपना में $430 बिलियन का पैकेज है, जिसमें जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का बैंक है, फेडरल बैंक है, जैसे भारत में RBI होता है, ऐसे ही वहाँ पे फेडरल बैंक रिजर्व है USA का, तो वो खर्चा करेगा। टैक्स में कुछ कमी लाई जाएगी, उधार दिए जाएंगे पैसों को, कुछ लिवाइज ली जाएंगी, जिसके वजह से क्लाइमेट चेंज से लड़ा जा सके, हेल्थ केयर कॉस्ट जो बढ़ रही है उसको कम किया जा सके, और लार्ज कॉरपोरेशन जो हैं वो अपना पैसा दें टैक्सेस में। एक्ट इज़ अ स्केल्ड डाउन वर्जन ऑफ मिस्टर बिडेन्स एम्बिशियस बिल्ड बैक बेटर प्लान। तो जो बाइडेन जो इस टाइम पे राष्ट्रपति हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के, उन्होंने एक प्लान लेके आए थे, इसका नाम था बिल्ड बैक बेटर प्लान। यानी कि हमें बिल्ड बैक करना है, यानी कि वापस से दोबारा से बनाना है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को, और कैसे बनाना है, बेटर बनाना है। तो उसके ऊपर एक प्लान लेके आया गया था, जिसको जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का सीनेट है, यानी कि अपर हाउस है, वहाँ से परमिशन नहीं मिली, वहाँ से अप्रूवल नहीं मिला 2021 में। Besides its goal of bringing down inflation, the act is the biggest climate action package in US history। अब देखिए, इसका काम एक तो ये है ही USA के अंदर कि हमें मुद्रास्फीति दर को कम करके लाना है, इन्फ्लेशन कम करना है, यानी कि महंगाई जो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है USA में उसको कम करना है।
साथ ही साथ इसका क्लाइमेट एक्शन के ऊपर भी बहुत बड़ा पैकेज है ये, यानी क्लाइमेट के ऊपर भी बहुत ज़्यादा पैसा इसमें खर्च किया जा रहा है। $370 बिलियन खर्च किया जा रहा है क्लाइमेट फोकस्ड फंडिंग पे, एंड इन्वेस्टमेंट्स एम्ड एट कटिंग एमिशंस बाय अराउंड 40% बिलो 2005 लेवल बाय 2030। और ये कहा जा रहा है कि 2005 लेवल में जो पोल्यूशन हुआ करता था, जो कार्बन एमिशंस हुआ करते थे, उससे 40% कम एमिशन करेंगे हम कब तक? 2030 तक। IRA यानी कि इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट कंबाइंस क्लाइमेट एक्शन गोल, किसमें क्लाइमेट एक्शन तो है ही, इंडस्ट्रियल पॉलिसी के साथ उसको मिलाएंगे। फिर हम ट्रांजिशन करेंगे क्लीन एनर्जी पे, यानी कि अभी अगर हम कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके बाद फिर हम सोलर एनर्जी इस्तेमाल करेंगे, विंड एनर्जी इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह से कहा जा रहा है। इट ऑल्सो सीक्स टू रिड्यूस अमेरिकन रिलायंस ऑन चाइना, और इसमें यह भी कहा गया है कि अमेरिका का जो निर्भरता है अमेरिका की चाइना के ऊपर, उसको भी कम करने की बात की जा रही है। In order to bolster clean energy development in the US, IRA provides consumer and industry side incentives to promote the use of electric vehicles and to secure domestic supply chains. इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी बिजली से चलने वाले वाहनों का भी जो यूज़ है, जो इस्तेमाल है, उसको बढ़ावा देने की बात की जा रही है। इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने और उनके निर्माण के लिए जो घरेलू आपूर्ति श्रृंखला है, यानी कि जो सिक्योर करना है किस चीज़ को, डोमेस्टिक सप्लाई चेन को, कि घर के अंदर ही यानी कि यूएसए में से ही सामान निकल के आ जाए सप्लाई चेन से उनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए। द फेडरल टैक्स इंसेंटिव पॉलिसी फॉर ईवी हैज़ ऑल्सो बीन चेंज्ड, और जो टैक्स इंसेंटिव पॉलिसी है कि टैक्स के दौरान टैक्स में क्या इंसेंटिव मिलेगा, उसमें भी कुछ चेंजेस किए गए हैं। जो पैसेंजर इलेक्ट्रिक व्हीकल है जो नॉर्थ अमेरिका में असेंबल होगा, उसमें $7500 का टैक्स क्रेडिट इंसेंटिव मिलेगा, यानी कि इतने पैसे आपके माफ़ हो जाएंगे, इतने पैसे कम लगेंगे आपके कार मैन्युफैक्चरर कंपनीज़ के जो कार बनाती हैं, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाती हैं। और दोज हु बाय यूज इलेक्ट्रिक व्हीकल विल बी एलिजिबल फॉर 4000 टैक्स क्रेडिट, और वो लोग जो इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद रहे हैं उनको $4000 का टैक्स क्रेडिट मिलेगा। अगर 40% जो मिनरल्स इस्तेमाल हो रहे हैं कार की बैटरी में, वो कहाँ से मिले हैं? वो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट से ही मिले हैं। फिर ये जो एक्ट लाया गया है IRA एक्ट, ये ऑफर करता है $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट टैक्स क्रेडिट टू बिल्ड क्लीन टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़, $2 बिलियन इन ग्रांट्स फॉर रिफर्बिशिंग एग्जिस्टिंग ऑटो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ टू मेक जीरो एमिशन व्हीकल्स। तो अब देखते हैं कि यूरोप के क्या कंसर्न है इसमें। देखें तो सिंपल सी बात है, अब इसमें यह कहा गया है कि अगर आप मिनरल्स को, जो बैटरी बनानी है, बिजली वाली गाड़ियाँ बनाने के लिए जो सामान चाहिए, अगर आप उसको नॉर्थ अमेरिकन देशों से लेते हैं तो हम आपको टैक्स इंसेंटिव दे देंगे। लेकिन अगर आप उस सामान को यूरोप से ला रहे हो, चाइना से ला रहे हो, तो उस पर टैक्स लगेगा। तो इससे क्या होगा कि यूरोप की कंपनीज़ और चाइना की जो कंपनीज़ होंगी या किसी भी देश की बाहर की कंपनीज़ होंगी, उनका बिजनेस तो नीचे हो जाएगा, अमेरिकन कंपनीज़ का बिजनेस आगे बढ़ेगा। तो यूरोप की हाई एनर्जी डिपेंडेंस जो थी रशिया पे, लेड टू एनर्जी शॉक्स इन द वेक ऑफ द रशिया यूक्रेन वॉर, लीडिंग टू एनर्जी शॉर्टेजेस, स्काई रॉकेटिंग पावर प्राइसेस एंड अ हार्श विंटर। तो सारी दिक्कतें हैं ही यूरोप के सामने। 27 मेंबर देश है यूरोपियन यूनियन के अंदर, उनका कहना ये है कि IRA ने, यानी कि इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट के वजह से जो टैक्स में क्रेडिट मिला है और सब्सिडी दी गई है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को, उसके वजह से यूरोप के मार्केट में बहुत फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि उसमें यह कहा गया है कि आपको जो नॉर्थ अमेरिका से ही सामान लेना है, एंड फ्री ट्रेड पार्टनर कंट्रीज़ पुट यूरोपियन कंपनीज एट अ डिसएडवांटेज। और जो फ्री ट्रेड पार्टनर कंट्रीज़ हैं उन्होंने यूरोपियन कंपनीज़ को एक डिसएडवांटेज पर रख दिया है, यानी कि उनका नुकसान होगा। एंड में पुश दिस कंपनीज टू मूव क्रिटिकल पार्ट्स ऑफ द सप्लाई चेन्स टू अमेरिका। और अब ये होगा कि इन कंपनीज़ को जो क्रिटिकल पार्ट्स हैं उनकी सप्लाई चेन अमेरिका में लेके जानी पड़ेगी। पहले तो क्या हो रहा था, यूरोप से जाता था सामान, अब यूरोप से नहीं जा पाएगा। कंपनीज़ को अपने प्लांट या तो अमेरिका में लगाने पड़ेंगे, नहीं तो फिर वहाँ से बिजनेस को बंद करना पड़ेगा। यूरोपियन यूनियन ने भी अपना एक ग्रीन प्लान बनाया था, इसका नाम था फिट फॉर 55। इसमें क्या था, देखिए ये पता होना चाहिए आपको, सवाल पूछा सकता है सीधे सीधे कि ये फिट फॉर 55 प्लान कौन चला रहा है, तो ये यूरोपियन यूनियन चला रहा है। बिल्ड बैक बेटर इनिशिएटिव कौन लेके आया, यूएस से लेके आया। इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट IRA एक्ट कौन लेके आया, यूएस से लेके आया। तो ये सब पता होना चाहिए, ये सभी चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती हैं। टारगेटिंग टू कट CO2 एमिशन फ्रॉम कार्स बाय 55% एंड वैन्स बाय 50% बाय 2030। तो फिट फॉर 55 में ये कहा गया यूरोपियन यूनियन के द्वारा कि हमें CO2 के जो उत्सर्जन है गाड़ियों से तो 55% कम करना है, वैन से 50% कम करना है 2030 तक, और जितना भी एमिशन है एंड ऑल एमिशन फ्रॉम कार्स बाय 2035। तो 2035 तक जितना भी एमिशन है गाड़ियों से वो सब खत्म कर देंगे, यानी कि 2035 तक यूरोप के अंदर सिर्फ बिजली वाली कार्स होंगी, वहाँ पे एमिशन कार से नहीं होगा।
तो इसके वजह से वहाँ पे उम्मीद है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो सेल है, जो डिमांड है, वो बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। चाइना हालांकि डोमिनेट करता है इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेसिंग मार्केट में, इलेक्ट्रिक व्हीकल बहुत ज़्यादा चल रहे हैं इस टाइम पे चाइना के अंदर, लेकिन फिर भी यूरोपियन यूनियन के अंदर भी इसकी क्वांटिटी, इसकी जो डिमांड है वो बढ़ने की उम्मीद है। नेक्स्ट आता है इकोनॉमी से न्यूज़ आ रही है GS3 से, हब एंड स्पोक मॉडल। अब देखिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हब एंड स्पोक मॉडल क्या है। आप इसको कुछ इस तरह से समझिए, मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है भारत का, FCI है, FCI का एक गोडाउन होता है जिसमें अनाज भरा होता है। अब देखिए मान लेते हैं ये बीच में FCI का गोडाउन है, ये FCI का गोडाउन है। अब यहाँ पर अलग अलग छोटे छोटे गांव हैं चारों तरफ, उन छोटे छोटे गांव में कई किसान हैं जो अनाज पैदा कर रहे हैं, और वो जो अनाज है वो धीरे धीरे क्या करता है, जो किसान है, अब एक किसान तो अनाज नहीं बेच पाएगा, तो वो क्या करेगा, वो अपने अनाज को लेके कहाँ पे आ जाएगा, FCI के गोडाउन पे आ जाएगा। तो FCI का जो गोडाउन है वो अपने आप में क्या हुआ, ये अपने आप में एक हब हो गया, और बाकी अपने आप में क्या हो गए, स्पोक हो गए। ये कुछ उसी तरह से है जिस तरह से आप साइकिल समझते थे, जो पहले हम साइकिल चलाते थे बचपन में छोटे होते थे, तो जो साइकिल था तो साइकिल के टायर में स्पोक लगे रहते थे, बीच में वो एक जगह से बंधे रहते थे। जो जहाँ पे वो बीच में एक जगह से बंधे हुए हैं वो उसको वो हब है, और जो पूरा लंबा लंबा ये जा रहे हैं ये अपना आप में क्या है, ये अपना आप में स्पोक है। तो ये हब और स्पोक मॉडल होता है कि एक जो हब है बीच में वो तो पूरी कंट्रोलिंग बॉडी है, वो तो कंट्रोल कर रहा है, और बाकी सब चीज़ें छोटी छोटी जो स्पोक्स हैं वो उसको हेल्प कर रहे हैं हब को काम करने में। तो अगर ये छोटे छोटे किसान जो चारों तरफ फैले हुए हैं हब के, अगर ये अनाज ही नहीं उगाएंगे तो FCI के गोडाउन का होगा क्या। तो हब भी तभी काम करेगा जब स्पोक्स काम करते हैं, यानी कि स्पोक्स में यहाँ पे, अब यहाँ पे अगर हम किसान लें, कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे, ये तो मैं आपको एग्जाम्पल के रूप में समझाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे हब और स्पोक मॉडल क्या होता है। चलिए पढ़ते हैं, उसको समझते हैं। हब एंड स्पोक मॉडल एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है विच कंसोलिडेट्स द ट्रांसपोर्टेशन एसेट्स फ्रॉम स्टैंड अलोन लोकेशंस, यानी जो अकेली थकेली लोकेशंस होती है वहाँ से, जिनको हम स्पोक बोलते हैं, वहाँ से एक सेंट्रल लोकेशन पर आ जाएगा जिसको हम हब बोलते हैं। ये मैंने आपसे बताया कि बीच में तो FCI का गोडाउन है और चारों तरफ से गाँव से सामान आ रहा है, तो ये ट्रांसपोर्टेशन के रूट हो गए। ये जो स्पोक हैं, मान लीजिए यहाँ पे एक गाँव है, यहाँ पे B गाँव है, यहाँ पे C गाँव है, इनसे सामान आ रहा है इन पे। हब्स हैव अ डेडिकेटेड रेलवे साइडिंग, हब्स में डेडिकेटेड रेलवे साइडिंग होती है कि वहाँ पे बड़ी बड़ी जो रेलवे की बोगियाँ होती हैं वो भी रुक सकती हैं। कंटेनर डिपो होते हैं, ये कंटेनर्स आएंगे बड़े बड़े, वहाँ पे भी सामान उतर सकता है छोटी छोटी जगहों से आने के बाद। दिस मॉडल बाय हार्नेसिंग द एफिशिएंसी ऑफ रेलवे साइडिंग प्रमोस्ट कॉस्ट एफिशिएंसी, तो यहाँ पे जो कॉस्ट में एफिशिएंसी है वो आ सकती है थ्रू बल्क स्टोरेज, क्योंकि जब ज़्यादा क्वांटिटी में आप कहीं पे चीज़ें स्टोर करते हो तो वहाँ पर चीज़ों में जो दाम है उसके कम हो जाते हैं, मूवमेंट आराम से हो पाता है, रिड्यूसिस कॉस्ट, कॉस्ट कम होता है, टाइम ऑफ हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन एंड सिंप्लीफाइज ऑपरेशनल कॉम्प्लेक्सिटीज़, और जो ऑपरेशन करने में यानी कि वहाँ पे चीज़ों को चलाने में, मैनेज करने में जो दिक्कत आती है वो भी चीज़ें आसान हो जाती हैं। साइलोज आर डिक्लेयर्ड एज सब मंडी यार्ड विच ब्रिंग्स ईज ऑफ प्रोक्योरमेंट, तो जो साइलो हैं जहाँ पे चीज़ें स्टोर की जाती हैं उनको सब मंडी यार्ड कह दिया गया है, जिसकी वजह से प्रोक्योरमेंट करने में, यानी चीज़ों को अपने पास इकट्ठा करने के अंदर, यानी खरीद करने में, उसमें क्या हो जाती है, आसानी हो जाती है, और जो लागत है उसमें भी कमी आती है, यानी कि लॉजिस्टिक कॉस्ट में भी कमी आती है। नेक्स्ट आता है, वर्ल्ड बैंक ने रेज किया है भारत का ग्रोथ प्रोजेक्शन 6.9% में, यानी वर्ल्ड बैंक का कहना यह है कि भारत जो है 6.9% के GDP ग्रोथ रेट से बढ़ेगा। तो इंडियाज़ ग्रोथ इज़ अफेक्टेड बाय स्लोअर ग्रोथ इन मेजर इकोनॉमीज़, तो भारत की ग्रोथ इसलिए अफेक्टेड हो रही है क्योंकि जो मेजर इकोनॉमीज़ है, मुख्य आर्थिक अगर हम देखें देश हैं, तो उनकी अंदर इकोनॉमी में स्लोनेस आ रही है, इस वजह से यहाँ पे भी स्लोनेस आ रही है। द मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट विल वाइडन ड्रिवन बाय हाई ऑयल प्राइसेस, अब ये दिक्कत हो रही है कि जो मर्चेंडाइज ट्रेड है, यानी कि जो कपड़ों का जो हमारा व्यापार था उसमें भी डेफिसिट आ रहा है, भारत के चीज़ें बाहर कम जा रही हैं क्योंकि जो ऑयल प्राइसेस हैं वो बढ़ रहे हैं, इसकी वजह से हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो भी बढ़ता जा रहा है। फॉरेक्स रिजर्व जो हैं वो भी कम होते जा रहे हैं क्योंकि भारत को, जो भारत की करेंसी है रुपी, उसकी स्टेबिलिटी बनाने के लिए विदेशी मार्केट में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के में से डॉलर्स को निकाल के वहाँ पे बेचने पड़ रहे हैं। नेक्स्ट आता है, थर्मल पावर जनरेशन भारत के अंदर बढ़ा है, 16% से थर्मल पावर जनरेशन बढ़ा है भारत के अंदर। 87,687 मिलियन यूनिट्स बनाई गई हैं नवंबर में, 75,000 यूनिट बनाई गई थी ऑफ द प्रीवियस फिस्कल, यानी पिछले साल नवंबर में 75,000 यूनिट बनाई गई थी, इस बार 87,000 यूनिट्स बनाई गई हैं, मिलियन यूनिट्स की अगर हम बात करें बनाई गई हैं। 16% का इंक्रीमेंट हुआ है
बिजली के प्रोडक्शन के अंदर। अगर बिजली का प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि अगर बिजली का प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो डिमांड बढ़ रही है, और डिमांड बढ़ रही है तो उसका मतलब ये हो रहा है कि देश की जो अर्थव्यवस्था है वो चल रही है। क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था नहीं चलेगी, ऑफिसेज नहीं खुलेंगे, फैक्ट्रीज नहीं चलेंगी, तो बिजली की डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो ये हमने कवर कर ही लिया है कि वर्ल्ड बैंक ने 6.9% कहा है कि 6.9% के हिसाब से भारत की जो जीडीपी ग्रोथ है 2022-23 की वो रहेगी। फिर आता है 23 बिलियन डिजिटल ट्रांजैक्शंस हुए हैं यूपीआई की वजह से, बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शंस होने लगे हैं। अब देखिए, जो पहले हम डेबिट कार्ड से पैसे दिया करते थे या पेटीएम के थ्रू पैसे दिया करते थे, अब वो वॉलेट का सिस्टम खत्म हो गया है, सीधे आपके बैंक से पैसे कटते हैं और बैंक में ही पैसे आते हैं। तो यूपीआई का जो सिस्टम है, अब यूपीआई के सिस्टम से ट्रांजैक्शंस करना बहुत आसान हो गया है। एक फ्री प्लेटफॉर्म है जिसके वजह से आप मिनिमम ₹1 का ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं, कुछ पैसे का ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं, और 1 लाख रुपए तक का भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, इससे ज़्यादा का भी कर सकते हैं। तो 38,000 रुपये इन ट्रिलियंस, द वर्थ ऑफ मोर देन 23 बिलियन डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शन। तो 23 बिलियन, 1 बिलियन में 100 करोड़ होता है, तो 2300 करोड़ डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शन हुए हैं जुलाई सितंबर के महीने में, सिर्फ जुलाई से सितंबर के महीने में, जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीनों में 2022 में। इंडिया डिजिटल पेमेंट्स रिपोर्ट का कहना यह है कि थर्ड क्वार्टर ऑफ 2022 यानी कि यूपीआई में 19.65 बिलियन ट्रांजैक्शन हुए हैं, जिनकी कीमत 32.5 ट्रिलियन रुपीज़ है। ये है ना, रुपीज़ है 32.5 ट्रिलियन रुपीज़, जो कि अपना में बहुत बड़ा सेगमेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रीलिम्स के लिए कुछ फैक्ट्स हैं। तो सबसे पहले एंजल लो इकोनॉमिक्स का ये कहता है कि शेयर ऑफ फूड एक्सपेंडिचर राइजेज एज इनकम फॉल्स, कि अगर पर्सन की इनकम गिरने लगती है तो खाने पे होने वाला खर्च, जो उसका जो शेयर था वो बढ़ने लगता है। जैसे क्योंकि खाने पे जो होने वाला खर्च है वो तो फिक्स्ड है। मान लेते हैं अगर आपकी एक प्लेट 50 रुपये की आती है, तो आप इस तरह मान के चलिए कि पहले मान लेते हैं आप 500 रुपये कमाते थे और आपकी खाने की प्लेट 50 रुपये की आ रही है, तो 10% रुपये आपके किस में चले गए, खाने में चले गए। लेकिन मान लेते हैं अगर आपकी अब सैलरी जो थी पहले 500 रुपये थी, अब कम होकर मान लेते हैं आपकी सैलरी 200 रुपये रह जाती है, और खर्चा तो अभी भी खाने का 50 रुपये। ऐसा तो है नहीं कि अगर सैलरी कम हुई है तो खाने के रेट कम हो गए हैं, खाने के रेट अभी भी 50 रुपये ही हैं। और अब अगर आपको 200 रुपये खाने में देने पड़ रहे हैं, अब 200 रुपये अगर आपकी तनख्वाह है और उसमें से 50 रुपये खाने में देने पड़ रहे हैं, तो आप मान के चलिए जो पहले 10% खर्चा हुआ करता था, शेयर था खाने का, अब वो बढ़कर 25% हो गया है, क्योंकि खाने के रेट सेम रहे हैं जबकि सैलरी कम हो गई है। तो एंजल्स लॉ कहना यही है कि फूड एक्सपेंडिचर का जो शेयर है, यानी कि ये 25%, 10%, ये बढ़ जाएगा अगर आपकी इनकम फॉल होगी। सिंपल सी बात है। ग्लोबल वेज रिपोर्ट कौन निकालता है? ग्लोबल वेज रिपोर्ट आईएलओ निकालता है। फ्रेंच ऑथर हैं डोमिनिक लेपेरी, इनकी मृत्यु हो गई है 91 की एज में। बहुत शानदार किताबें इन्होंने निकाली है, जैसे कि फ्रीडम एट मिडनाइट, सिटी ऑफ जॉय, टेंस ऑफ मिलियंस, कई करोड़ किताबें इनकी बिकी हैं। इंडिया रशिया का ऑयल बहुत बड़ी मात्रा में इंपोर्ट कर रहा है भारत में। भारत जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में रशिया का तेल इंपोर्ट कर रहा है। 21 फोल्ड इंक्रीज़, यानी 21 गुना इंक्रीज़ हो गया है, और रशिया अब भारत का बिगेस्ट सप्लायर बन गया है। यानी कि अभी तक भारत सऊदी अरेबिया से, इराक से, ईरान से तेल लेता था। अगर इस टाइम आपसे कोई पूछे कि भारत में सबसे ज़्यादा तेल कहाँ से आता है, तो वो रशिया से आता है। तो गाइस, इसी के साथ आज के करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं। इसमें आपको कोई भी डाउट आता है, कोई भी फीडबैक है, सजेशन है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू, बाय बाय।